उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। समझने और वर्णन कर सकने में कि 1700 से 1995 के बीच वनों का क्यों विनाश हुआ। ब्रिटिश भारत में बागानों की संख्या बढ़ने के कारणों को समझने और समझा सकने में। ये समझने और समझा सकने में कि व्यावसायिक वानिकी और वन कानूनों से लोग कैसे प्रभावित हुए। नए व्यापार, नए रोजगार और सेवाओं का जन्म समझ और वर्णन कर सकने में। वनों, विशेष रूप से बस्तर में विद्रोह के कारणों को समझ और विस्तार से वर्णन कर सकने में। जावा में जंगलों में आए बदलावों को समझने और समझा सकने में। ये समझने और वर्णन कर सकने में कि कैसे विश्व युद्धों ने वनों के विनाश में योगदान दिया। वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी का महत्व समझने और समझा सकने में। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वनों का विनाश क्यों? औद्योगिकरण के दौर में 1700 और 1995 के बीच वन बहुत तेजी से लुप्त होते गए। ये दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। वनों के लुप्त होने को वनों का विनाश कहा जाता है। कई सदियों से चली आ रही ये प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन के दौरान कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक हो गई। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में भारत के कुल भूभाग के छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज भारत के लगभग आधे भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। लोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन क्षेत्रों को साफ करते रहे थे, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने यूरोप में अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जूट, कपास, चीनी और गेहूं जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया। वे कृषि उपज बढ़ाने, अधिक राजस्व अर्जित करने और राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए खेती के अधीन विशाल वन क्षेत्र ले आए। 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। लकड़ी इंग्लैंड निर्यात करने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर पेड़ कटवाए। 1850 के दशक में रेलवे पटरियां बिछाने के लिए, जमीन साफ करने के लिए घने जंगलों को साफ कर दिया गया। रेल इंजन के लिए ईंधन के तौर पर और पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया। बागान। चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को साफ करके सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को बागान विकसित करने के लिए बेच दिया। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अंग्रेज सरकार ने वनों का प्रबंध और संरक्षण करने के लिए डाइट्रिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को आमंत्रित किया। ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम सूत्रबद्ध किया। उसने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1878 में 1865 के भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके जंगलों को आरक्षित
सुरक्षित और ग्रामीण वनों में बांटा गया। गांव वालों को आरक्षित वनों से कुछ भी लेने की अनुमति नहीं थी। आरक्षित वन सबसे अच्छे वन थे। वे केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? ग्रामीणों के अनुसार आदर्श वन भोजन, चारा, ईंधन और लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों की प्रजातियों का मेल होता है। हालांकि वन विभाग ने पीछे गृह देश में अंग्रेजों की मांग पूरी करने के लिए लकड़ी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साल और सागौन जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया। वन अधिनियम ने गांव वालों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। लोगों को जंगल से लकड़ी चुराने और पकड़े जाने पर वनपाल को रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? जंगल का एक हिस्सा काटकर और जलाकर झूम या घुमंतू खेती पारंपरिक प्रथा थी। इसके बाद जमीन को लंबे समय के लिए परती छोड़ दिया जाता था। अंग्रेजों को डर था कि जंगल में आग फैल सकती थी और मूल्यवान लकड़ी को जला सकती थी। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इससे स्थानीय लोगों को जंगलों को छोड़ने और आजीविका का वैकल्पिक साधन तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। शिकार की आजादी किसे थी? वन कानून लागू होने से पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले लोग पक्षियों और कुछ छोटे जानवरों का शिकार करके गुजारा करते थे। जहां उन्हें शिकार के उनके अधिकार से वंचित किया गया, वहीं इसे भारतीय कुलीनों और औपनिवेशिक शासकों के लिए एक खेल के रूप में प्रोत्साहित किया गया। औपनिवेशिक शासकों ने जंगली जानवरों से किसानों की रक्षा करने के बहाने जानवरों का इतना शिकार किया कि वे लगभग पूरी तरह लुप्त हो गए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। ये उपनिवेशों की वैश्विक प्रवृत्ति थी। ब्राजील में मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति करने के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। भारत में आदिवासी समुदायों के लिए वन उत्पादों का व्यापार नई बात नहीं थी। आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से व्यापार करना जारी रहा था। हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल आदि का व्यापार होता था। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोग इन इलाकों में अपने पशु नहीं चरा सकते या शिकार नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय
अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। उन्हें खराब स्थितियों में कम मजदूरी पर कारखानों, वन विद्रोह। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी प्रशासनिक संभाग है। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगती हैं। मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा और हलबा बस्तर के जंगलों में रहने वाले कुछ समुदाय हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। उनका मानना है कि उन्हें जमीन धरती माँ द्वारा दी गई थी और वे बदले में धरती का ख्याल रखते हैं। धरती के अलावा वे अपनी नदियों, पहाड़ों और जंगलों का भी आदर करते हैं। 1905 में लोगों का भय औपनिवेशिक सरकार ने जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोगों ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में रहने दिया गया, अगर वे बदले में किसी भी मजदूरी की उम्मीद किए बिना वनों में काम करने के लिए सहमत थे। बड़ी संख्या में लोगों को अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1899, 1900 और 1907-1908 के अकाल ने स्थिति को और खराब कर दिया। आरक्षण सबसे पहले कांगेर के वनों में लागू हुआ था। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले थे। नेथानार गांव का गुंडा थूर इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत था। आदिवासी नेताओं द्वारा बातचीत करने का प्रयास विफल रहा। अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को दबा दिया। हालांकि 3 महीनों की अवधि में आदिवासियों को आंशिक जीत मिली, क्योंकि आरक्षण का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया और जितने को क्षेत्र पहले आरक्षित करने का प्रस्ताव था, वो लगभग आधा कर दिया गया। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा के लकड़हारे। जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उन्होंने डच उपनिवेशवादियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। डच उपनिवेशवादियों ने जंगलों पर नियंत्रण कर लिया था और कलांगों को अपने अधीन काम करने के लिए मजबूर करते थे। दुर्भाग्य से उनका विद्रोह दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी। डच उपनिवेशवादियों द्वारा लागू वन कानूनों ने ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। उन्होंने रेलवे स्लीपरों और जहाज निर्माण के लिए लकड़ी के लिए जंगलों को साफ किया। उन्होंने मजदूरी के बिना श्रम के लिए ब्लेंडोंग डिएंस्टेन नामक प्रणाली विकसित की। बाद में वन ग्रामवासियों को थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार छीन लिए गए। सामिन की चुनौती। 1890 के आसपास सागौन के जंगलों के एक गांव के निवासी सुरोन तिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा किया। उसका आंदोलन तेजी से व्यापक हो गया। डच जब उनके गांव का सर्वेक्षण करने आए, तो उसके अनुयायियों ने अपनी भूमि पर लेटकर लगान या जुर्माना भरने
या श्रम करने से मना करके इसका विरोध किया। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे गए। जावा पर जापान के कब्जे से पहले डचों ने आरा मशीनों को नष्ट कर दिया और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर को जला दिया गया ताकि जापानी उनका उपयोग न कर सकें। इसके बाद जापानियों ने अपने युद्ध उद्योगों की जरूरतें पूरी करने के लिए वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य किया। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। औद्योगिकरण के दौर में 1700 और 1995 के बीच वन बहुत तेजी से लुप्त हुए। इंग्लैंड लकड़ी निर्यात करने और भारत में रेलवे पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा। 1865 के भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके वनों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण जंगलों में बांट दिया गया। वन कानूनों से ग्रामीणों के जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुए। झूम या घुमंतू खेती पर प्रतिबंध ने स्थानीय लोगों को जंगल छोड़ने और आजीविका के वैकल्पिक साधन तलाश करने के लिए मजबूर किया। वनवासियों को शिकार के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन भारतीय कुलीनों और औपनिवेशिक शासक एक खेल के रूप में शिकार का आनंद लेते थे। वन विभाग का जंगलों पर नियंत्रण होने के बाद रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। 1905 में जंगल के उपयोग और खेती के तरीकों पर विभिन्न प्रतिबंधों का प्रस्ताव करने पर बस्तर के लोगों ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अपने विद्रोह में आदिवासियों को आंशिक सफलता ही मिल सकी। जावा के लकड़हारा समुदाय कलांगों का विद्रोह दबा दिया गया।